हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं मशहूर शायर इकबाल के एक पंक्ति के साथ। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के इस टॉपिक के अध्ययन के क्रम में आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। तो दोस्तों, जो हिंदी शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और इसके पीछे विद्वानों की मान्यता है कि ईरान अथवा फारस के निवासी सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। ईरान अथवा फारस के निवासी सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। तत्कालीन भारत, जब अखंड भारत था, यानी भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल था, उस समय भारत का निकटवर्ती उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी देश था ईरान अथवा फारस। और इस ईरान अथवा फारस के निवासियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा। और इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि संस्कृत के स को फारसी में है और ध को द पढ़ा जाता था। इस प्रकार सिंधु को उन लोगों ने हिंदू कहा। कालांतर में इस हिंद में ई प्रत्यय लगा दिया गया। ई प्रत्यय, संबंध कारक प्रत्यय ई। और जब संबंध कारक प्रत्यय ई लगा तब इसका अर्थ हो गया हिंदी, और हिंदी का अर्थ हुआ हिंदी का, अर्थात हिंद देश का निवासी। लेकिन आगे चल करके यह है भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। तो इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द क्यों है। अब आइए चलते हैं हिंदी की जननी। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत में ही रचित है। संस्कृत को देव भाषा अथवा आर्य भाषा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हम आर्य भाषा क्यों कहते हैं? संस्कृत आर्य संस्कृति की भाषा है, इसलिए आर्य भाषा कहलाई गई। साथ में ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र लिखे गए, इसलिए इसे देव भाषा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा गया। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पहले हमें समझना होगा आर्य भाषा संस्कृत के 3500 वर्षों के इतिहास को, क्योंकि हिंदी और सभी अन्य भारतीय भाषाओं की जो उत्पत्ति है वह हुई है संस्कृत से। तो यदि हमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को अच्छी तरह समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि संस्कृत भाषा का इतिहास क्या है। आखिर किस प्रकार संस्कृत से हिंदी तक की यात्रा तक हम पहुंचते हैं। तो इसके लिए आर्य भाषा संस्कृत के इतिहास को हम पढ़ते हैं 3 भागों में। इसका जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। और इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व का मतलब हुआ आज से 3500 वर्ष पहले। 1500 ईसा पूर्व से आप ऐसे समझिएगा कि 1 ईस्वी से 1500 साल पहले और 1 ईस्वी के 2000 साल बाद, तो इस तरह से टोटल समय होता है 3500 वर्ष। और यह है 500 ईसा पूर्व, तो 500 ईसा पूर्व का मतलब होगा आज से 2500 वर्ष पहले। तो इस तरह से ये जो टोटल समय है यह होता है 1000 वर्ष। तो इस 1000 वर्ष की समयावधि में 2 भाषाएं प्रचलन में थी। एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। ये 2 भाषाएं थी इसमें, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में रचे गए चारों वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना हुई वैदिक संस्कृत में। और इसके बाद जो लौकिक संस्कृत था, इस लौकिक संस्कृत में लिखा गया
रामायण और महाभारत महाकाव्य। रामायण और महाभारत महाकाव्य की रचना हुई लौकिक संस्कृत में। आगे चल करके इस वैदिक और लौकिक संस्कृत की परंपरा जब आगे बढ़ी तो जैसा कि आप जानते होंगे कि भाषा हमेशा चलती है अपने जटिलतम रूप से सरलतम रूप की तरफ। भाषा हमेशा प्रवाहमान होती है, इसके मार्ग को रोका नहीं जा सकता है। यदि इसको रोकने का प्रयास किया तो सारे बंधनों को तोड़ करके यह आगे निकल जाती है। तो इसके बाद आगे क्या हुआ कि लौकिक संस्कृत से उत्पन्न हुआ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में आती हैं 3 भाषाएं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का समय होगा, पाली भाषा, तो पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 500 वर्ष हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक यह पाली का समय है। और इस पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। यह भारत की प्रथम देश भाषा, पाली को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। प्रथम देश भाषा, पाली को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। और इस प्रथम देश भाषा पाली में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। पाली को मागधी भी कहा जाता है क्योंकि पाली की उत्पत्ति बिहार के मगध महाजनपद से हुई, इसलिए इसको मागधी भी कहा जाता है। पाली के बाद अगली भाषा आती है प्राकृत। तो प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। इस प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। और इसके बाद इसकी अंतिम भाषा होती है जो तीसरी भाषा है, यानी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय है, अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का जो 1500 वर्षों का समय है, इस 1500 वर्षों के समय को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब इस अपभ्रंश से पुनः जन्म होता है आधुनिक भारतीय भाषाओं का। आधुनिक भारतीय भाषा माने हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इन सभी का जन्म होता है अपभ्रंश से। और अपभ्रंश के 7 रूप मिलते हैं और इस अपभ्रंश के 7 रूपों से जन्म होता है अलग अलग भारतीय भाषाओं का। तो अब हम इसका अध्ययन अभी आगे करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अपभ्रंश के इन 7 रूपों से किन किन आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म होता है। 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के इन सभी रूपों से अलग अलग आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति होती है। और हम सबसे पहले देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश से आती हैं 3 आधुनिक भारतीय भाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सौरसेनी, इसका संबंध सूरसेन महाजनपद से। सूरसेन महाजनपद का मतलब हो रहा है कि आगरा, मथुरा क्षेत्र के आसपास, और कुछ हिस्सा इसका आ जाता है राजस्थान में। राजस्थान का धौलपुर, भरतपुर, ये सब जिले आ जाते हैं, और आगरा, मथुरा जैसे जिले आ जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। तो ये जो क्षेत्र है उसमें आता है सौरसेनी अपभ्रंश। अब इस सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। आइए चलते हैं इस पश्चिमी हिंदी, जिसको हम उपभाषा के नाम से भी जानते हैं। जैसे हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं, वो हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और एक होता पहाड़ी हिंदी। उस पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी और गढ़वाली आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा
कि इन सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। और 5 हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बाद कि इन 5 उपभाषाओं से उत्पन्न होती हैं 18 बोलियां। भारत के 10 राज्यों में हिंदी समझी और बोली जाती है। उसकी 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। इसका अध्ययन अभी हम आगे करेंगे। अभी देखते हैं अपभ्रंश के 7 भेद और उन 7 भेदों से आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। अब इसमें हम पहले अध्ययन करेंगे पश्चिमी हिंदी का। अब इस पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां उत्पन्न होती हैं इसको हम देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी से जो सबसे पहले बोली निकलती है वह है बुंदेली, खड़ी बोली। इस खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है क्योंकि कुरुक्षेत्र क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी और फिर अगला है और सबसे महत्वपूर्ण है ब्रजभाषा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा से या आधुनिक भारतीय भाषा से ये 5 बोलियां आती हैं: बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर राजस्थानी हिंदी से आपका है मेवाती, मालवी, जयपुरी या ढूढ़ारी। जयपुरी या ढूढ़ारी भी इसे कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं मागधी अपभ्रंश पर। ये जो मागधी अपभ्रंश है इसका संबंध है बिहारी हिंदी से। मागधी अपभ्रंश का संबंध बिहारी हिंदी से नाम से स्पष्ट है। मगध, पटना गया के आसपास का क्षेत्र मगध महाजनपद था और उस मगध महाजनपद में जो बोली आती थी उसे बिहारी हिंदी कहा गया। अब इस बिहारी हिंदी में फिर 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी 3 बोलियां आती हैं? मैथिली, मगही, मैथिली, मगही और फिर अगला है भोजपुरी। ये 3 बोलियां हैं जिनका संबंध बिहारी हिंदी से। कौन कौन सी? मैथिली, मगही, भोजपुरी। अर्धमागधी छूट गया है। अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है पूर्वी हिंदी। अब इस पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, दूसरा है बघेली और फिर अगला है छत्तीसगढ़ी। अगला है छत्तीसगढ़ी। इस तरह से अर्धमागधी अपभ्रंश में से उत्पन्न होता है पूर्वी हिंदी और फिर पूर्वी हिंदी से निकलती हैं 3 बोलियां: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से है बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी से मैथिली, मगही, भोजपुरी। मागधी अपभ्रंश से बंगला, उड़िया और असमिया का भी जन्म होता है, लेकिन वह हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं है, इसलिए हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे। हम अध्ययन केवल करेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत उपभाषा, हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनकी 18 बोलियों का। अब इसके बाद एक बार हम पुनः देखते हैं कि सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी का क्षेत्र क्या है। तो यदि आप हम यहां आरेख खींच रहे हैं उत्तर प्रदेश का, यहां से अभी आपको अनुमान लगाने में सुविधा होगी। जैसे आप ऐसे समझें कि जो सौरसेनी का क्षेत्र है यह क्षेत्र पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा राजस्थान का लेकर के और कुछ हिस्सा गुजरात का लेकर के, यहां पर ये जो क्षेत्र है। अगला है अर्धमागधी।
अर्धमागधी का संबंध आप बीचों बीच में यहां ले सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें अवधी भी आएगा और बघेली भी आएगा और छत्तीसगढ़ी भी, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश का। और अगला है मागधी। मागधी का संबंध है पूर्वी उत्तर प्रदेश और फिर बिहार का क्षेत्र। तो इस तरह से क्रम से है। आप क्रम यदि देखें तो यह जो क्षेत्र यहाँ है यह है आपका सौरसेनी अपभ्रंश का, यह जो क्षेत्र है यह है अर्धमागधी का, और यह जो क्षेत्र है मागधी का। यानी जो अर्धमागधी है यह सौरसेनी और मागधी के बीच का क्षेत्र है। देखिए यहां पे सौरसेनी, अर्धमागधी और फिर यहां मागधी। अब हम चलते हैं पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश में आता है पंजाबी और लहदा। खस अपभ्रंश, इसमें है कुमायूनी, गढ़वाली, इसे हम पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। अगला आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में है मराठी। और अगला है ब्राह्मण अपभ्रंश, इसमें है सिंधी। तो दोस्तों अब हम आगे फिर अध्ययन करेंगे हिंदी की 5 उपभाषाओं का और उनकी 18 बोलियों का, और 18 बोलियां किन किन क्षेत्रों में, किन किन जनपदों में बोली जाती हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका अध्ययन अभी हम आगे करेंगे।